अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सीसीई में कम दिन रह गए हैं। सितंबर के आई गेस पहले हफ्ते में ही सीसीई 2025 कंडक्ट होगी और सीएसएस 2027 भी फेब के महीने में कंडक्ट होगी। ठीक है, तो हमने रिवीजन की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पॉलिटिकल साइंस और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्रिमिनोलॉजी हो गया उनके रिवीजन के वीडियोस अपलोड किए थे। प्लेलिस्ट उनकी इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप विज़िट कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जेंडर स्टडीज़ के, उनको रिवाइज़ किया जाए ठीक तरीके से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। ठीक है, तो जो जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट है ये काफ़ी डायनामिक है और इसकी जो एग्ज़ामिनर की अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। वो डायरेक्टली आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स और रटी रटाई चीज़ें नहीं पूछता। अब आपकी वो अप्रोच चेक करता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको उसको सॉल्व कैसे करेंगे जेंडर्ड पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी इम्प्रूव प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड चेंज हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस इन सिंध पाकिस्तान। ठीक है, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन गया है जेंडर स्टडीज़ का पेपर। मतलब आपकी एनालिसिस, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम अ जेंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी अप्रोच वैसे हो गई है। ठीक है, तो आपने बस कुछ कॉन्सेप्ट को रटे रटा के नहीं जाना, आपने अपनी मतलब रिफ्लेक्टिव बन गया काफ़ी ज़्यादा पेपर्स। तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, अपनी सोसाइटी की, अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स की, उनको वास्ट बनाना है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। ठीक है, तो ये वाले इस नेचर के क्वेश्चंस सीसी में भी आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि ये सीएसएस लेवल तक भी इसी नेचर के सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, हाउ कैन वी इम्प्रूव प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड चैलेंज हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सिंध के अंदर जो हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, उनको हम कैसे चैलेंज करेंगे और हम जेंडर इक्वलिटी को सिंध के अंदर कैसे प्रमोट करेंगे। उसने स्पेसिफिकली सिंध का प्रोविंस मेंशन किया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने हाईलाइट करना है कि सिंध के अंदर कौन कौन से हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑनर किलिंग होती है, कारोकारी, और चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। यहाँ पे डावरी की प्रैक्टिसेस होती हैं। उसके अलावा औरतों की जो मोबिलिटी है, घर के अंदर आना जाना, बाहर जाना, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। ये कुछ सिंध के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेनली। मतलब औरतों की जो फीमेल एजुकेशन है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, ख़ास करके रूरल एरियाज़, देहात वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी थोड़े बहुत सवाल उठाए जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है तो उसकी पढ़ने के चांसेस कम होते जाते हैं। उसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होता है, जहाँ पे औरतों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद होता है, उनके ऊपर हाथ उठाया जाता है, उनको मारा जाता है बाय देयर पेरेंट्स और बाय देयर सिबलिंग्स और बाय देयर स्पाउसेस। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले मेंशन करनी है कि ये सारी चीज़ें सिंध के अंदर प्रिवेल करती हैं और इनको एड्रेस करने के लिए, इनको चैलेंज करने के लिए हम सबसे पहले तो हमें लीगल एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने हैं। काफ़ी ज़्यादा लीगल फ्रंट पे पहले ही रिफॉर्म्स लाए गए हैं, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इसीलिए जो भी हम रिफॉर्म्स लाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पेपर में मेंशन कर रहे हैं, तो जो भी हम अपनी तरफ से रिफॉर्म्स लाएंगे, वो पहली बात उनमें तो ये होगी कि उनमें इम्प्लीमेंटेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं उनको हम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013, ये वाला एक्ट करता है, एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, और ये
अंडर एज बच्चियों की जो शादी होती है उसके ख़िलाफ़ है ये एक्ट। इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिंध के अंदर मिनिमम एज जो है वो 18 साल है। पंजाब के अंदर उससे कम है शायद, बट सिंध के अंदर 18 साल है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ भी प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2013 का। ये एग्जिस्ट करते हैं। इनकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है। जेंडर स्टडीज़ की ये केस स्टडी है जेंडर स्टडी के सब्जेक्ट में शर्मीन ओबेद चिनॉय की। ठीक है। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडीज़ की पढ़े जाने को, और जेंडर इक्वलिटी में उनका कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आई हैं जिन्होंने लॉज़ को इंस्पायर किया है पाकिस्तान के अंदर। तो 2013 के अंदर जो भी रिफॉर्म्स आए हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर, उनमें शर्मीन ओबेद चिनॉय का भी कंट्रीब्यूशन है। वी कैन मेंशन हर। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग स्पेशल कोर्ट्स एंड डेस्क्स। अब इससे क्या होगा कि इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डेडिकेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस जीबी कोर्ट्स, इस्टेब्लिशिंग वुमेन पुलिस स्टेशंस एंड अपॉइंटिंग ट्रेंड फीमेल पर्सनल अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध। मतलब अगर औरतों के पास ये फैसिलिटी होगी कि उनके पास खुद के डेडिकेटेड कोर्ट्स होंगी, उनके पास डेडिकेटेड पुलिस स्टेशंस होंगे, और जो ट्रेंड होंगी, ट्रेंड पर्सनल होंगी पुलिस के अंदर, वो औरतों के मामलों को ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगी। ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, टुवर्ड्स अचीविंग जेंडर इक्वलिटी इन सिंध। उसके बाद लीगल लिटरेसी कैंपेन्स। अब ये बात आप अपने जहन में डाल दें कि हम मर्द हैं या फिर कोई भी एक एजुकेटेड सिटीज़न है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके पास भी खुद के राइट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ना ही वो इतने इंक्लाइंड होते हैं, ना ही वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि अपने हुकूक के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रख लें। ठीक है। तो कोई भी बंदा किसी पे हाथ उठाता है, फिज़िकल वायलेंस करता है, तो जो विक्टिम होता है उसे पता ही नहीं होता कि उसके पास उसकी जो स्टेट है उसे कितना प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट दिस फिज़िकल वायलेंस। ठीक है। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें लीगल लिटरेसी कैंपेन्स करवानी चाहिए, जहाँ पे जो विक्टिम्स होंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस के या फिर समवेयर अलोंग दोज लाइंस, तो उनको अवेयर करना है कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, उनके पास क्या क्या हुकूक हैं, और गवर्नमेंट जो है वो स्टेट जो है, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फिर फेडरल हो, वो कितनी हद तक इन औरतों को हेल्प आउट कर सकती है। तो ये जो है वो ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए कैंपेन, जैसे यूनियन काउंसिल लेवल पे टू एजुकेट वुमेन ऑन इनहेरिटेंस राइट्स अंडर इस्लामिक लॉ एंड प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है। एंड मैरिजेस कॉन्ट्रैक्ट्स, निकाह नामा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं टुवर्ड्स अचीविंग जेंडर इक्वलिटी। उसके बाद ये तो हो गया लीगल फ्रंट पे। आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप जो भी आंसर्स दें उनको ऐसे हेडिंग्स में, मेन हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लें। जैसे पहले लीगल फ्रंट पे आए हम, उसके बाद हम आए सोशल फ्रंट पे। सोशल फ्रंट के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सोशो कल्चरल एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, उसमें पहले है इंगेजिंग लोकल लीडरशिप एंड क्लर्जी, कि जो लोकल लेवल पे लीडरशिप अवेलेबल है, या फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो रिलीजियस हो, उनको एंगेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मुआशरे के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल, एक हद तक इन्फ्लुएंस रखते हैं। वो पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। ठीक है। ग्रास रूट लेवल पे इसी वजह से जो लोकल ट्राइबल एल्डर्स हो गए, जो वडेरे हो गए, और रिलीजियस स्कॉलर्स हो गए, तो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर हो गए, इनको इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जैसे ये कारोकारी की प्रैक्टिस हैं, ऑनर किलिंग प्रैक्टिसेस हो गई, और जो फ़ीमेल एजुकेशन है, इन चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है।
उसके बाद ग्रास रूट अवेयरनेस वाया मीडिया। अब मीडिया के डिफरेंट हमारे पास चैनल्स आ गए हैं, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया हैज़ एम्पावर्ड ऑर्डिनरी पर्सन। और सिंधी मीडिया जो है ये अभी उतना ज़्यादा उभर के नहीं आई, बट इट स्टिल डज़ हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल। अब यहाँ पे वी कैन मेंशन द डार्क साइड ऑफ सिंधी ड्रामाज, जहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के बजाय वो अब मतलब उनका जो सेंट्रल थीम होती है वो रिवेंज के ऊपर होती है, वो जो कि एज अ होल सिंधी कल्चर को, सिंध के लोगों को डिफेम करती है। और सिंधी ड्रामाज जो हैं वो देखे भी जाते हैं, बट उनका फोकस जो है वो ज़्यादा तौर पे फ़ीमेल एजुकेशन, फ़ीमेल राइट्स और इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो लोअर सोशल स्ट्रेटा है, जो अनएजुकेटेड क्लास है हमारे पास, जो कि एक मेजर चंक बनाती है इन ड्रामाज़ के ऑडियंस का, ठीक है। तो इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें जो ड्रामाज़ हैं सिंधी मीडिया के अंदर, वो वी हैव टू सेंटर दोज ड्रामाज ऑन द थीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी, और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ख़िलाफ़ भी इन्हीं ड्रामाज़ के ऊपर जितना हो सके बात होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेंसिटाइजिंग ऑफ मेन एंड बॉयज़। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी लेवल पे, कि जो मर्द हजरात हैं, लड़के हैं, नौजवान, उनको सेंसिटाइज़ नहीं किया जाता। उनको बताया जाता है कि यू आर द पेट्रियार्क, और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है बाय बर्थ। अब इस पर हम थोड़ा बहुत सोशल डीकंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पे भी मतलब उसका रेफरेंस दे सकते हैं, कि जो सोसाइटी है वो जेंडर को बनाती है। जैसे जो बच्चा है, लड़का है, तो उसे अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन के ऊपर फ़ौक़ियत दी जाती है। और छोटा सा एग्जांपल है कि लड़की अगर अकेली जाएगी, चाहे वो अपने छोटे भाई से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, अपने आप को और अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट कर पाती हो, अपने कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा, फिर भी उसके साथ कोई छोटा बच्चा मेल जो है वो भेजा जाएगा, चाहे वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए या ना कर पाए। बट फिर भी एक सोसाइटी का स्टीरियोटाइप बन गया है कि लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए बाहर, ठीक है। तो इसके लिए मर्दों को और लड़कों को सेंसिटाइज़ करना चाहिए, और we have to engage young men and allies against gender based violence and encouraging shared domestic responsibilities, ठीक है। उसके बाद एक और फ्रंट है एजुकेशन एंड करिकुलम ओवरहॉल। एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा एजेंट होता है हमारे पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने में, चेंज करने में और शिफ्ट करने में। तो एजुकेशन को एज अ टूल भी हमें यूज़ करना चाहिए टू काउंटर द फोर्सेस ऑफ जेंडर वायलेंस और जेंडर इनइक्वलिटी। तो हमारा जो करिकुलम है वो जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे सिंध के अंदर लड़कियों के लिए होम इकोनॉमिक्स का डेडिकेटेड सब्जेक्ट आई गेस अब है कि नहीं, बट एक था कुछ दौर में, शायद अभी भी है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि द गर्ल हैज़ टू बी अ होम मेकर, जो कि गलत है ऑन सो मेनी लेवल्स। कि मतलब उनकी जो पोटेंशियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है, फीमेल स्टूडेंट है, जो कि होम मेकर नहीं बनना चाहती, जो कि कमाना चाहती है, जो कि जॉब करना चाहती है, बट उसे सब सिलेबस में उसके करिकुलम के अंदर होम इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, जो कि which has nothing to do with her interest, her passion, her hobbies, बट फिर भी जो हमारी गवर्नमेंट है उसे होम मेकर बनाना चाहती है बेस्ड ऑन ऑल द स्टूपिड स्टीरियोटाइप्स। तो इसीलिए भी जो हमारा करिकुलम है उसे रिफॉर्म करना चाहिए और जेंडर सेंसिटिव बनाना चाहिए। एंड वी हैव टू एलिमिनेट ऑल जेंडर स्टीरियोटाइपिकल डिपिक्शंस इन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, बुक्स जो भी हैं उनके अंदर, ठीक है, वेयर वुमेन आर सोली पोर्ट्रेड इन डोमेस्टिक रोल्स एंड मेन इज सोल ब्रेड विनर्स, ठीक है।
मर्दों को ब्रेड विनर्स दिखाया जाता है और औरतों को होम मेकर दिखाया जाता है, ठीक है। और सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, और इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर वुमेन टू बी होम मेकर्स एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड एसेंशियल फॉर मेन टू बी द ब्रेड विनर्स, ठीक है। उसके बाद सेफ रूरल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सेफ़ नहीं है फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल टीचर्स। काफ़ी ज़्यादा तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं स्पेसिफ़िकली स्पीकिंग, गवर्नमेंट जो है उनको इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करती। उनकी अपॉइंटमेंट्स कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ में की जाती है जहाँ पे इतनी उनके पास मोबिलिटी नहीं होती, जहाँ पे उनके लिए खुद के सेफ्टी कंसर्न्स रेज़ हो जाते हैं, जहाँ पे उनका पंक्चुअल हो जाना और डेली टाइम पे पहुँचना, अपनी ड्यूटीज़ निभाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इफ़ वी थिंक दैट वुमेन हैव टू वर्क, वी हैव टू फैसिलिटेट देम, ठीक है। जितना ज़्यादा हम उन्हें फैसिलिटेट कर पाएँ गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, वो उतना ज़्यादा सोसाइटी को एज अ होल बेहतर बनाने में काम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ वुमन हैज़ टू ट्रेवल सो मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर होम टाउन एंड टीच डिफरेंट स्टूडेंट्स इन अ फार फ्लंग स्कूल, तो उसके लिए ख़ुद का एक मेंटल ट्रॉमा अलग होगा, उसको ट्रैवल करना उसके लिए ख़ुद का कंसर्न होगा। ऊपर से हमारे पास सोसाइटी में इतने ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं फॉर वर्किंग वुमेन, तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में एक औरत के लिए काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एक्शन इन दैट रिगार्ड, और जो फीमेल टीचर्स हैं स्पेसिफ़िकली, या फिर फीमेल किसी भी वर्किंग फोर्स में अंदर हों, काम कर रही हों, फॉर देम सेल्फ, फॉर देयर फैमिलीज़, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, तो गवर्नमेंट हैज़ टू फैसिलिटेट देम ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, और उनके लिए पॉलिसी मेकिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफ़िकली उनके ट्रांसफ़र्स, उनकी पोस्टिंग, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ टू बी क्या कहते हैं, अवेलेबल फॉर देम एंड बी फ्लेक्सिबल इन देयर पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एज वेल। उसके अलावा जो स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें जैसे टॉयलेट्स हो गए, और टीचर जो मतलब एक स्टाफ होता है उनके लिए अलग से क्या कहते हैं, ऑफिसेज़ नहीं बने हुए होते, उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, और फीमेल स्कूल ड्रॉप आउट्स नहीं हो, मतलब ड्रॉपिंग पॉइंट्स जो होती हैं उनके लिए भी एक किस्म की दुश्वारी बन जाती है, ठीक है। तो दिस हैज़ टू बी अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, और जो बजट एलोकेशंस होते हैं उनके अंदर इस सेक्टर को स्पेसिफ़िकली एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को। और मैंने इस पे डिटेल पे इसलिए बात की क्योंकि हमारे जो आंसर्स होते हैं सीसीई के अंदर या सीएसएस के अंदर, वो जेनेरिक हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और जेनेरिक आंसर्स हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं देते तो वी हैव टू बी स्पेसिफिक, वी हैव टू गिव रियल लाइफ एग्जांपल। जितने हम रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो, बट रियल लाइफ होने चाहिए। जितने हम रियल लाइफ को टच करेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टच करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पेपर्स स्टैंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस बात पे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी। वी हैव टू बी स्पेसिफिक इन दिस रिगार्ड। उसके अलावा लाइफ स्किल्स भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि फ़ीमेल चाइल्ड को प्रोवाइड नहीं की जाती स्कूल्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल ले लें, चाहे इंडिया का ही ले लें, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो एलीट क्लास है, एलीट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके अंदर सेल्फ़ डिफेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तरजीह दी जाती है।
और सिंधी वुमेन आर वल्नरेबल टू सो मैनी डिफ़िकल्टीज़। उनके पास खुद मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो फेस नहीं कर पाती, तो इसीलिए उनको मतलब सेल्फ़ डिफेंस की क्लासेस देना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे बॉडीली ऑटोनॉमी, ह्यूमन राइट्स और हेल्थ एजुकेशन इन हाई स्कूल्स, इन सारे के सारे टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए। फ़ीमेल हेल्थ तो मतलब एक किस्म का टेबू बन चुका है जहाँ पे फ़ीमेल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं होती। तो वी हैव टू एजुकेट पीपल, वी हैव टू एजुकेट विमेन, वी हैव टू एजुकेट बॉयज़ अबाउट फीमेल हेल्थ एंड फीमेल बॉडीली ऑटोनॉमी एंड जो भी औरतों के बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, ना सिर्फ औरतों के, बाकी जेंडर्स जो होती हैं, मार्जिनलाइज जेंडर जो है, थर्ड जेंडर, उसके लिए भी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड स्ट्रक्चरल एक्सेस। अब इसमें ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो भी वर्किंग वुमेन है जिसके पास इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, शी इज़ फार ऑफ, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में होती है एज़ कम्पेयर टू द वुमेन who do not have financial autonomy and who depend on others। ठीक है, तो लैंड एंड एसेट ओनरशिप ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि औरतों के पास जो ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए ओनरशिप की, और ये जो भी मतलब इनहेरिटेंस में उनको मिले वो गवर्नमेंट को उनके मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा देना चाहिए। रेप्लिकेटिंग एंड स्केलिंग द सिंध गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव ऑफ ग्रांटिंग लैंड टाइटल्स टू लैंडलेस फीमेल्स पीजेंट्स इन रूरल सिंध। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन इन माइक्रो फाइनेंस जो है ये पहले बात हुई भी थी कि जो कोई भी फ़ीमेल है जो कि स्टार्टअप करना चाहती है, अपना छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहती है, तो उसे माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड होने चाहिए। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू सॉफ्ट लोन्स एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज वाया प्रोग्राम्स लाइक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एंड सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करते हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ रूरल सिंध एंड वुमेन इन पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट पे आते हैं। Establishing technical and vocational training centers aligned with market demand beyond traditional handicrafts, example digital literacy, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो जो मतलब टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर वुमेन एंड फॉर मैन एज वेल। बट हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन का जो मकसद निकाला जाता है वहाँ पे मतलब पार्लर्स छोटे लेवल पे, या फिर उनको सिलाई वगैरह सिखाना, तो छोटे पैमाने पे हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि सोसाइटी एज अ होल ग्लोबली बहुत ही आगे निकल गई है, तो डिजिटल लिटरेसी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ग्रास रूट होना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए औरतों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टेक अवे क्या है कि जेंडर इक्वलिटी इन सिंध कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू टॉप डाउन लीगल रिफॉर्म अलोन। इट डिमांड्स अ ड्यूअल मैकेनिज्म कंबाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, पुलिस, जुडिशरी रिफॉर्म विद कम्युनिटी लेवल सोशो कल्चरल बिहेवियरल चेंज। ठीक है, उसके बाद मतलब ये यहाँ पे पूरा हो गया, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस भी दे दिए और बातें भी की। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन गवर्नेंस पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, ये पाकिस्तान सेंटर्ड नहीं है टॉपिक, और यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात हुई तो है, बट एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट दे दिया है हमें, जो कि गवर्नेंस का एस्पेक्ट है कि गवर्नेंस वाले जो एस्पेक्ट है उसमें हम जेंडर इक्वलिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे
डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक सेकंड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब कोई भी जगह हो, कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो, उसकी ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन औरतें हैं। और जो औरतों के मसाइल हैं डे टू डे या फिर लॉन्ग टर्म हो गए, शॉर्ट टर्म हो गए, उनके जो भी मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए बेहतर जो कैंडिडेट है वो हमारे पास एक औरत ही है। एक औरत ही दूसरी औरत को के मसाइल को बेहतर तरीके से समझ सकती है और हैंडल कर सकती है। ठीक है, इसीलिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इज़ इसेंशियल। ठीक है, जहाँ पे वो इंश्योर करेगी डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं द फॉर्मल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ्टन फेल्स टू ट्रांसलेट इनटू सब्सटेंटिव डिसीजन मेकिंग पावर ड्यू टू द पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशनल कल्चर्स। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, ये सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इनमें पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, मतलब मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशनल कल्चर से एग्जिस्ट करते हैं इनके अंदर। तो क्या करना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं वुमेन जो हैं, औरतें जो हैं, इनको गवर्नेंस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल कोटास। रिज़र्व सीट्स जो पाकिस्तान के अंदर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। देखें, एग्जांपल देता हूँ आपको कि दो कैंडिडेट्स हैं जो उनके बीच में रेस हो रही है दौड़ने की कि कौन ज़्यादा देर तक या फिर कौन जीतेगा दौड़ने में। एक बंदा जो है, एक कैंडिडेट जो है वो मस्कुलर है, वो एथलेटिक है, जिसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड रनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि हमारा एक क्या कहते हैं विनिंग कैंडिडेट बन सकता है हमारा, और सारे के पैसे उसके ऊपर लगे हुए हैं। और जो दूसरा कैंडिडेट है हमारा, ना उसका रनिंग का बैकग्राउंड है, ना उसकी बॉडी एथलेटिक है, और उसकी एक टांग टूटी हुई है। तो उस मतलब जो हमारे रनिंग होगी, जो हमारा कंपटीशन होगा, ये फेयर नहीं होगा। इट विल नॉट बी फेयर। जो हमारा कैंडिडेट 1 है, जिसके पास एथलेटिक बॉडी है, ऑब्वियसली उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिस इज़ वाई वी इंट्रोड्यूस कोटा सिस्टम टू मेक द गेम फेयर। ठीक है, औरतें जो हैं वो काफ़ी अरसे से ओप्रेस्ड रही हैं, उनके पास बेसिक हुकूक नहीं थे, उनके पास बेसिक राइट्स नहीं थे, और सोसाइटी ने हर लेवल पे उनको सप्रेस करके रखा था। इसी वजह से उनको कोटा देना, उनके लिए सीट्स रिज़र्व करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो रिज़र्व सीट्स एंड इलेक्टोरल मैंडेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी प्रोवाइड करना। इनेक्टिंग रिज़र्व सीट्स कोटाज इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने 17% रिज़र्व सीट्स पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर औरतों के लिए रखी हैं, और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर भी थी। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं औरतों के लिए, जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ातिमा जिन्ना का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने अयूब ख़ान के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ी थी। फ़ातिमा जिन्ना, वी ऑल नो दैट, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, और शी वाज़ अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, और शी वाज़ एन एम्पावर्ड लेडी। बट उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा स्टिग्मास लगाए गए थे, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई थी, उनको मतलब डिफेम कर दिया गया था बहुत ज़्यादा। तो जो औरत पॉलिटिक्स में आती है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उसके ख़िलाफ़ वल्गर स्लर्स
वल्गर नारे लगाना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मरीम नवाज़ का हम एग्ज़ाम्पल ले लें, वॉट एवर हर पोलिटिकल अफिलिएशंस आर, बट द लेडी इज़ वर्किंग, और शी इज़ वर्किंग between so many men, and it takes courage to be center of attention when you are surrounded by men, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो वो मतलब पॉलिटिकल रैलीज़ करती हैं, तो उनकी जो पॉलिटिकल मोबिलिटी मतलब बॉडीली ऑटोनॉमी है या उनकी मोबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते होंगे एज़ कम्पेयर टू हर मेल काउंटर पार्ट। मर्द के लिए उतने ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे जितना एक फ़ीमेल पॉलिटिकल लीडर के लिए होंगे, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसके अलावा मैंडेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ टू अवॉर्ड मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलेक्टोरल टिकट्स फॉर जनरल विनेबल सीट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। जो विनेबल जनरल सीट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो फीमेल कैंडिडेट्स को देनी चाहिए, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 का आया था इन पासिंग, रिक्वायर्स 5% जनरल एलोकेशन। 2017 का इलेक्शन एक्ट आया था, उसके हिसाब से 5% जनरल एलोकेशन होनी चाहिए फॉर वुमेन। उसके बाद दूसरी क्या स्ट्रेटजी है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, अब इसमें क्या है, मेन स्ट्रीमिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, integrating gender analysis into national and regional budget allocation, and fiscal policies impact men and women differently। तो जो हमारी बजट है उसको जेंडर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जो नेशनल और अपनी जो डोमेस्टिक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे बजट की अलोकेशन है, रिसोर्सेज की अलोकेशन है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गए, उन सारी की सारी पॉलिसीज़ का जो इम्पेक्ट है वो औरतों के ऊपर डिफरेंट होता है और मर्दों के ऊपर डिफरेंट होता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए जो पॉलिसी मेकिंग है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए टू अट्रैक्ट मोर वुमेन इनटू द डिसीजन मेकिंग पोस्ट। उसके बाद टारगेट रिसोर्स एलोकेशन पे आते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास बजट में हमने स्पेसिफिकली निकाल लिए कि ये जो स्पेसिफिक चंक है बजट का, ये हम इस चीज़ पे एलोकेट करेंगे, वो भी मैटर करता है। इंश्योरिंग पब्लिक स्पेंडिंग डायरेक्टली एड्रेसेस जेंडर गैप्स इन हेल्थ केयर, मैटरनल वेलफेयर, एजुकेशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये औरतों को अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये जो हेल्थ केयर के अंदर गैप्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर स्पेसिफिकली, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एंड सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। तो हमारे जो भी सॉल्यूशंस हैं वो रिफॉर्म्स के ऊपर हैं एक तो, और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये डायरेक्टली हिट करें, टारगेट करें इंस्टीट्यूशनल लेवल को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोटाज, इम्प्लीमेंटिंग अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ टू इंक्रीज फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन सीनियर सिविल सर्विस, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिविल सर्विसेज में भी ऐसा होता है कि जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनकी सैलरीज़ में डिफरेंस हो जाता है, उनकी प्रमोशंस में डिफरेंस हो जाता है, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी अपॉइंटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। इसीलिए उनके लिए एक डिफरेंट कोटा सिस्टम होना चाहिए फॉर वुमेन। उसके बाद वर्क प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी। जो भी औरत लीडरशिप परस्यू करना चाहती है उसके लिए उसकी सेफ्टी मतलब एक पैरामाउंट कंसर्न होता है, एंड राइटली सो। इन्फोर्सिंग एंटी हरासमेंट एक्ट पॉलिसीज़। हमारे पास जो हरासमेंट के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हमें उन्हें इन्फोर्स करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्ट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता, बट इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और डे केयर सेंटर्स जो हैं ये भी इस्टेब्लिश होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बच्चों को या तो अपने साथ रखें या फिर अपनी जॉब छोड़ दें। बट अगर पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर डे केयर सेंटर्स होंगे जहाँ पे वो अपने बच्चों को छोड़ के जाएं और उनको डे केयर सेंटर्स वाले उनका ठीक तरीके से ख्याल रखें फॉर अ फ्यू आवर्स, जब तक वो अपनी वर्किंग वुमेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लें, ड्यूटी पूरी कर लें। और उसके अलावा पेरेंटल लीव्स भी प्रोवाइड कर मतलब ऑन इजी टर्म्स ग्रांट कर देनी चाहिए टू वुमेन। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू इंट्रोड्यूस मोर वुमेन इन गवर्नेंस। empowering women councillors at local government levels through structured capacity building, leadership training and budget authority। देखें सिंध के अंदर तो ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा वुमेन काउंसलर्स होती हैं उन पोस्ट पे जहाँ पे उनके ख़िलाफ़ कोई कंपटीशन नहीं होता, राइवल कैंडिडेट नहीं होता। बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, ना बजट अथॉरिटी होती है, ना उनके पास ट्रेनिंग होती है लीडरशिप की, ना उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनके कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए और उनके पास बजट अथॉरिटी हो ताकि वो एक रियल डिफरेंस बना पाएँ फॉर वुमेन बीइंग रिप्रेजेंटेड। और सिविल सोसाइटी एंड स्टेट पार्टनरशिप पे आते हैं कि पार्टनरिंग विद NGOs, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स टू कंडक्ट जेंडर ऑडिट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसमें मतलब गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की उन्हें NGOs को के साथ पार्टनरशिप बनानी चाहिए, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्वॉल्व कर देना चाहिए और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनको पब्लिक पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है। अब ये इस किस्म की आप अगर टेबल बनाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। यू हैव टू मेक सम फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स एज वेल। ठीक है, तो एक हमने गवर्नेंस स्ट्रेटजी बनाई, उसका टूल या फिर उसकी मैकेनिज़्म हमने दूसरे बॉक्स के अंदर मेंशन कर दी और उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम हमने तीसरे में लिख दी। ठीक है, सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या है कि लेजिस्लेटिव कोटाज होंगी, जनरल पार्टी टिकट्स होंगी जो हमने ऊपर मेंशन किया। अब उससे एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ फीमेल वॉइसेस इन डिसीजन मेकिंग अरेनास। और दूसरा हमारी स्ट्रेटजी क्या है, सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन। इसका मैकेनिज़्म टूल क्या है कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग बनाएंगे हम, कि जिसमें हमारी बजट रिसोर्स एलोकेशन जो होंगे वो जेंडर रिस्पॉन्सिव होंगे। इसकी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अलाइन विद स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ये जहाँ पे भी हम रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं वहाँ पे जो औरतों की स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको हम कैटर करेंगे, उनको हम एड्रेस करेंगे। तीसरी हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इंस्टीट्यूशनल इनेबलिंग। इसमें हम क्या करेंगे, वर्क प्लेस एंटी हरासमेंट यूनिट्स एंड डे केयर फैसिलिटीज़। एक टूल हमारे पास ये होगा कि हम एंटी हरासमेंट यूनिट्स इस्टेब्लिश करेंगे और डे केयर फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी कि रिटेंशन एंड असेंशन ऑफ वुमेन इन सिविल सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, के जो औरतें जिन्होंने सिविल सर्विसेज का करियर ऑप्ट किया था, परसू किया था,
और वो हरासमेंट की वजह से या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से छोड़ रही हैं, तो इन सेंटर्स की वजह से वो अपना करियर कंटिन्यू कर पाएंगी। मूविंग अहेड, जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़ में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं, और करंट स्टेटस एंड एवोल्यूशन ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान को भी हम देखेंगे। मतलब वुमेन स्टडीज़ वर्सेस जेंडर स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान, उसका एवोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़। पहला है हमारा डायमेंशन, जहाँ पे वुमेन स्टडीज़ डायमेंशन देखेंगे। पहला है ओरिजिन एंड कॉन्टेक्स्ट। अब वुमेन स्टडीज़ की ओरिजिन और कॉन्टेक्स्ट ओरिजिन कहाँ से हुई थी? जो वुमेन स्टडीज़ है, इट इमर्ज्ड आउट ऑफ सेकंड वेव फेमिनिज़म। वुमेन स्टडीज़ emerged out of second wave feminism 1960s and 70s to address the omission of women from traditional academic disciplines. जेंडर स्टडीज़ का ओरिजिन कहाँ से होता है? जेंडर स्टडीज़ जो है, इट इमर्ज्ड इन द लेट 1980s and 90s, influenced by third wave feminism, post structuralism and queer theory. सॉरी, मतलब एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जेंडर स्टडीज़ जो है वो वुमेन स्टडीज़ से निकली है। वुमेन स्टडीज़ ने ओरिजिनेट किया था सेकंड वेव फेमिनिज़म से 1960s में, और जेंडर स्टडीज़ जो ओरिजिनेट की थी वो 1980s 90s में थर्ड वेव फेमिनिज़म से। अब प्राइमरी फोकस वुमेन स्टडीज़ का क्या है? गायनोसेंट्रिक फोकस, मतलब जो फीमेल एक्सपीरियंसेस हैं, उनका ऑपरेशन है, उनकी हिस्ट्री है, उनकी अचीवमेंट्स है, पूरा का पूरा वुमेन के ऊपर उनका फोकस है, गायनोसेंट्रिक फोकस। और जेंडर स्टडीज़ जो है, इनका फोकस कहाँ पे है? रिलेशनल फोकस है इनका। मतलब ये जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना, उस पर फोकस करते हैं, जहाँ पे उनका फोकस मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, नॉन बाइनरी, क्वीर आइडेंटिटीज़ इनके ऊपर जाता है। मतलब ये औरतों के ऊपर लिमिटेड नहीं है, ये डिफरेंट आइडेंटिटीज़ पे फोकस करती हैं जेंडर स्टडीज़। अब आते हैं थ्योरेटिकल स्कोप पे। जो वुमेन स्टडीज़ है, इट एनालाइजेस पेट्रियार्की प्राइमरीली थ्रू द लेंस ऑफ वुमेन्स सबऑर्डिनेशन टू वुमेन। ठीक है, वुमेन स्टडीज़ जो है थियोरेटिकली इनका लेंस क्या है, इनका स्कोप क्या है, कि वो पेट्रियार्की को रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ वुमेन, कि मर्दों ने औरतों का ये हाल कर दिया है। और जो जेंडर स्टडीज़ हैं, ये क्या करती हैं कि इट एग्जामिन्स हाउ जेंडर इंटरेक्ट्स विद पावर, रेस, क्लास, कास्ट एंड सेक्सुअलिटी। ठीक है, मतलब जो जेंडर स्टडीज़ का वो स्कोप है, उसका लेंस है, उसका पर्सपेक्टिव वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। वो पावर को एनालाइज करती है, वो रेस को, क्लास को, कास्ट को, सेक्सुअलिटी को, हर चीज़ को एग्जामिन करती है। उसके बाद अप्रोच टू मैस्कुलिनिटी को कैसे देखती है वुमेन स्टडीज़? व्यूज़ मैस्कुलिनिटी प्रेडोमिनेंटली एज द डोमिनेंट ऑपरेसिव फोर्स टू बी क्रिटिक्ड। मतलब वुमेन स्टडीज़ जो है वो मैस्कुलिनिटी से नफ़रत करती है और उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराती है कि इट हैज़ टू बी क्रिटिक्ड बिकॉज इट इज़ ऑपरेसिव। और जो जेंडर स्टडीज़ है, इट स्टडीज़ मैस्कुलिनिटी, एक्सप्लोरिंग हाउ रिजिड जेंडर नॉर्म्स ऑल्सो कंस्ट्रेन एंड इम्पेक्ट मैन, के मर्द हजरात जो हैं उनके ऊपर भी पेट्रियार्की का बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, ये मानना है जेंडर स्टडीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर रोल्स जो बन गए हैं हमारे, दैट अ मैन हैज़ टू बी द ब्रेड विनर। अब उस पर एक स्टीरियोटाइप थोपा गया है मर्द पे कि उसे कमा के घर लाना है। अब इस स्टीरियोटाइप से वो ना अपनी बहन को पढ़ने देगा, ना अपनी बीवी को पढ़ने देगा, एंड ही विल नॉट लेट देम कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड, क्योंकि उसके ऊपर ये चीज़ थोपी गई है। इट मीन्स दैट रिजिड जेंडर नॉर्म्स ऑल्सो अफेक्ट मैन।
इसी सवाल का दूसरा पार्ट है एवोल्यूशन एंड करंट स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान के जेंडर स्टडीज़ जो है उसका एवोल्यूशन कितना हुआ है। सबसे पहले 1989 पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल ओरिजिन, मतलब जो बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट बनाई गई थी। इट इस्टेब्लिश्ड 5 वुमेन स्टडीज़ सेंटर्स इन मेजर यूनिवर्सिटीज़, मतलब 5 वुमेन स्टडीज़ सेंटर इस्टेब्लिश किए गए थे बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में। और 5 मतलब मेजर यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो गई, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, इनके अंदर 5 वुमेन स्टडीज़ के सेंटर इस्टेब्लिश किए गए थे। ये पहला फ़ेज़ था। उसके बाद फ़ेज़ 2 आया। फ़ेज़ 2 में क्या हुआ, ट्रांजिशन फ्राम वुमेन स्टडीज़ टू जेंडर स्टडीज़ इन 2000, मतलब वुमेन स्टडीज़ से ट्रांजिशन हुई जेंडर स्टडीज़ में अर्ली 2000s में। क्या हुआ कि ड्रिवन बाय ग्लोबल एकेडमिक शिफ्ट एंड डोनर फ्रेमवर्क्स, हमारे डोनर कौन कौन से, यूनाइटेड नेशंस, हायर एजुकेशन गाइडलाइन, इनकी वजह से एक डायनामिक चेंज आया, शिफ्ट आया कि जो सेंटर्स थे उनको रीनेम कर दिया गया, डिपार्टमेंट्स ऑफ जेंडर स्टडीज़ उनका नाम रख दिया गया, जो डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन अर्ली 2000s टू ब्रॉडन रिसर्च इनटू मैस्कुलिनिटी, पॉलिसी एनालिसिस एंड डेवलपमेंट। मतलब यार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारी जो पॉलिसी है उसको, पॉलिसी एनालिसिस है या फिर डेवलपमेंट है या फिर मैस्कुलिनिटी, उसका पूरा का पूरा स्कोप ब्रॉडन कर दिया। उसके बाद हमारा फ़ेज़ 3 आता है जिसमें एकेडमिक स्टैंडर्डाइजेशन, जहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर BS, MPhil एंड PhD डिग्रीज़ इन जेंडर स्टडीज़। अब क्या होता है कि हमारे पास BS डिग्रीज़ होती हैं, ऑनर्स होता है, मास्टर्स, MPhil होती है, PhD डिग्रीज़ भी होती हैं जेंडर स्टडीज़ के अंदर। और CSS या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज़। अब उसको करंट स्टेटस क्या है उसका और चैलेंजेस कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं हम। उसकी ग्रोथ, वाइड स्प्रेड इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन एंड अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसको एडॉप्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसको। और चैलेंजेस क्या हैं इसके, सोशो कल्चरल रेजिस्टेंस होती है इसके ख़िलाफ़, मिसपरसेप्शन बन गया है कि ये एंटी रिलीजियस है और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जेंडर स्टडीज़, और लिमिटेड फंडिंग है इसके लिए, रिसर्च के लिए, और मार्केट मिसअलाइनमेंट फॉर ग्रेजुएट्स, मतलब इतना ज़्यादा स्कोप नहीं बनता इसके जो ग्रेजुएट्स होते हैं। ठीक है, आई गेस कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको यहीं पे रोक लेते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा आई विल अपलोड दैट वेरी सून। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए थे बट लंबे हो गए फिर भी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट जेंडर स्टडीज़ या फिर इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दीज स्पेसिफिक टॉपिक्स, you can let me know in the comment section below. I will try to address your queries and confusions as soon as possible. If you want me to cover any topic specifically, तो वो भी बता सकते हैं आप. It will be covered soon. I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.